से आपको एक मैसेज आता है फ्लाइट कैंसल्ड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि एयरलाइन क्यों बंद हुई, कि ये था कि जब एयरलाइन बंद हुई तो आम जनता का पैसा क्यों वहीं का वहीं अटक गया। सवाल ये है, क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए सख्त है और बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए फ्लेक्सिबल? कि जब एक एयरलाइन 15 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स के करोड़ रुपए अटका देती है, जब ग्रुप के दूसरे बिजनेस स्टेबल और रनिंग है, तो गो फर्स्ट के पैसेंजर्स के 500 से 600 करोड़ रिफंड्स के लिए कोई रिंग फेंस इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बनाया गया? सोचो, आप एक फ्लाइट टिकट बुक करते हो और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग या करियर टर्निंग मोमेंट उस फ्लाइट के टाइम पर लैंड होने पर डिपेंड करता है और अचानक से आपको एक मैसेज आता है फ्लाइट कैंसल्ड। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई क्लियर आंसर नहीं, बस एक शॉक। 2023 में एग्जैक्टली ऐसा ही गो फर्स्ट के कोलैप्स के बाद लाखों लोगों के साथ हुआ। गो फर्स्ट सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, बल्कि एक विश्वास थी जो आम आदमी ने सिस्टम पर किया था। जब कोई पैसेंजर टिकट खरीदता है तो वो सिर्फ सीट नहीं खरीदता, वो अपना वक्त, अपना प्लान और अपनी उम्मीद उस एयरलाइन के हवाले करता है। गो फर्स्ट के केस में ये विश्वास उस वक्त टूटा जब एयरलाइन बंद हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि एयरलाइन क्यों बंद हुई, बल्कि ये था कि जब एयरलाइन बंद हुई तो आम जनता का पैसा क्यों वहीं का वहीं अटक गया। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था गो एयर या फिर गो फर्स्ट के साथ, जो लाखों लोगों का पैसा वहीं का वहीं अटका रह गया और आज तक उन लोगों को रिफंड नहीं मिला। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी खुद की कंपनी फेयर हॉकर के पैसे भी गो फर्स्ट वालों के पास अटके हुए हैं, जो अभी तक उन लोगों ने रिफंड नहीं किया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि गो फर्स्ट कोई छोटी या नई कंपनी नहीं थी, ये वाडिया ग्रुप की एयरलाइन थी। एक ऐसा इंडस्ट्रियल ग्रुप जो इंडिया के सबसे पुराने और सबसे पावरफुल बिजनेस में हाउसेस में एक माना जाता है। ग्रुप का इतिहास 280 साल से ज्यादा पुराना है और इसकी लीडरशिप नुस्ली वाडिया के हाथ में है। वाडिया ग्रुप के अंडर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जैसे बड़े और आज भी चल रहे बिजनेस आते हैं। अब सवाल ये है कि जब ब्रिटानिया जैसे FMCG जाइंट आज भी हजारों करोड़ों का एनुअल टर्नओवर रिपोर्ट करती है, बॉम्बे डाइंग रियल एस्टेट और टेक्सटाइल्स दोनों में एक्टिव है। बॉम्बे बुरमा प्लांटेशन, टी, कॉफी और मल्टीपल वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। ये सारे बिजनेस आज भी फंक्शन कर रहे हैं, तो यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, जब ग्रुप के दूसरे बिजनेस स्टेबल और रनिंग है, तो गो फर्स्ट के पैसेंजर्स के 500 से 600 करोड़ रिफंड्स के लिए कोई रिंग फेंस इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बनाया गया। इस देश में अगर एक आम नागरिक अपनी EMI एक महीने लेट कर दे तो तुरंत नोटिस आ जाता है, पेनल्टी लग जाती है, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। लेकिन जब एक एयरलाइन 15 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स के करोड़ रुपए अटका देती है तो उसे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के नाम देकर नॉर्मल बना दिया जाता है। सवाल ये है, क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए सख्त है और बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए फ्लेक्सिबल? गो फर्स्ट की कहानी शुरू होती है 2005 से, जब एयरलाइन का नाम गो एयर था। ये एक डिसिप्लिन लो कॉस्ट एयरलाइन थी, फ्लैशी नहीं थी लेकिन रिलायबल थी। 2015 तक एयरलाइन की परफॉर्मेंस स्टेबल था, लेकिन 2017 के बाद एविएशन मार्केट बदलने लगा। फ्यूल प्राइसेस वोलेटाइल हुए, कंपटीशन बढ़ा और एयरलाइन को नए फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने लगी। इसी फेस में गो एयर ने एक बड़ा डिसीजन लिया, एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर। ये एयरक्राफ्ट प्रैट एंड विटनी PW1000G इंजन्स पर ऑपरेट करते थे। टेक्नोलॉजी एडवांस थी, लेकिन रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस में ये इंजन्स रिपीटेडली फेल होने लगे। ओवरहीटिंग, वाइब्रेशन और प्री मैच्योर वियर एंड टियर की वजह से एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होने लगे। 2022 के एंड तक गो फर्स्ट के 40 से 50% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड थे। एयरक्राफ्ट जमीन पर खड़े थे, लेकिन लीज रेंटल, सैलरीज, पार्किंग चार्जेस और मेंटेनेंस कॉस्ट चल रहे थे। रेवेन्यू ऑलमोस्ट हाफ हो चुका था। एयरलाइन के कहना था कि सिर्फ इंजन इश्यूज की वजह से उन्हें 10,800 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस हुआ। प्रमोटर्स ने ये भी कहा कि उन्हें
एयरलाइन में 6,500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डाल दिया था, लेकिन एयरलाइन को और सपोर्ट देना फाइनेंशियली वायबल नहीं रहा। लेकिन आम आदमी का सवाल ये है, जब प्रमोटर्स खुद बैंकरप्ट नहीं हुए, जब ग्रुप के बाकी बिजनेस चल रहे हैं, तो पैसेंजर रिफंड्स को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं माना गया? गवर्नमेंट और एविएशन रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दोनों को पता था कि एयरलाइन फाइनेंशियली स्ट्रेस में है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और फ्लीट ग्राउंडेड है, फिर भी एयरलाइन को नए टिकट्स बेचने से रोका क्यों नहीं? कोई पब्लिक एडवाइजरी नहीं आई, कोई वार्निंग नहीं दी गई। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, तब एयरलाइन को इंसॉल्वेंसी में जाने दिया गया, लेकिन तब तक आम जनता का पैसा ऑलरेडी फंस चुका था। मई 2023 में गो फर्स्ट ने वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। फ्लाइट्स एकदम बंद हो गई, एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट खड़े रह गए और यहीं से शुरू हुआ रिफंड क्राइसिस। ऑफिशियल फीलिंग्स के मुताबिक 550 से 600 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स रिफंड्स पेंडिंग थे और 15.5 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए। इंसॉल्वेंसी लॉ के मकसद कंपनीज को रिवाइव करना होता है, लेकिन गो फर्स्ट फाइल के केस में रिवाइवल फेल हो गया। जब लिक्विडेशन आई तो कानून के हिसाब से सबसे पहले बैंक और सिक्योर्ड क्रेडिट्स आए, फिर लेसर्स और वेंडर्स और बिल्कुल आखिर में पैसेंजर्स। यानी जिस इंसान ने टिकट्स खरीदी थी वो सिस्टम की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट पर खड़ा था। इस पूरी कहानी का एक और अनकंफर्टेबल पहलू मीडिया की खामोशी है। जेट एयरवेज और किंगफिशर जैसे केसेस पर प्राइम टाइम डिबेट्स हुई, लेकिन गो फर्स्ट के केस में 600 करोड़ और 15 लाख लोगों कुछ दिन की न्यूज़ बनकर रह गए। क्या वजह ये थी कि एयरलाइन के पीछे एक पावरफुल बिजनेस हाउस था? फिर हॉकर जैसे ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ये सिर्फ एक एयरलाइन का कोलैप्स नहीं था। कस्टमर्स ने टिकट्स हमसे लिया था, इसलिए उनका गुस्सा, उनके सवाल, उनकी फ्रस्ट्रेशन हम तक आई। हमने फॉलोअप्स किए, एक्सप्लेनेशंस दिए और ट्रस्ट बचाने की कोशिश की, लेकिन जब सिस्टम ही साइलेंट हो तो एक ट्रैवल कंपनी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ क्रेडिबिलिटी का प्रेशर भी झेलना पड़ता है। आज भी वाडिया ग्रुप के बोर्ड रूम्स चल रहे हैं, बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन गो फर्स्ट के पैसेंजर, स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास सिटीजन्स आज भी अपने पैसों के लिए ईमेल्स और लीगल पोर्टल्स रिफ्रेश कर रहे हैं। गो फर्स्ट का गिरना सिर्फ एक एयरलाइन का फेलियर नहीं था, ये पैसेंजर प्रोटेक्शन सिस्टम का फेलियर था। जब तक पैसेंजर्स मनी को ट्रस्ट तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा, जब तक प्रमोटर्स और रेगुलेटर्स पर रियल अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक आज गो फर्स्ट कल कोई और एयरलाइन होगी। गो फर्स्ट का नाम शायद अब एयरपोर्ट्स पर नहीं दिखेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट तब तक महसूस होता रहेगा जब तक आम जनता के पैसों का सिर्फ एक बुकिंग आईडी समझने की सोच नहीं बदलेगी। क्या आप भी इस एयरलाइन का शिकार बने? क्या आपके भी पैसे अभी तक रिफंड नहीं हुए हैं? और आपको क्या लगता है कि इस पे कैसा एक्शन लेना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की एयरलाइंस अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।